Hello and welcome to my YouTube channel JP the Chemist. I hope you will subscribe, like and share my YouTube channel. केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर कंटिन्यू है इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर आपके सामने है। 2 पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे जिनमें एक है बॉन्ड लेंथ और दूसरा है बॉन्ड एनर्जी। इस पर्टिकुलर लेक्चर में आप सीखेंगे द कंसेप्ट ऑफ बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी कि बॉन्ड लेंथ क्या है और बॉन्ड एनर्जी क्या है। वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी, यानी हम ये भी सीखेंगे आज कि कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करते हैं कि जिस वजह से बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो चेंज होती है। ठीक है, इसके साथ साथ डिफरेंट एग्जांपल्स टू कोरिलेट देयर बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी। हम मुख्तलिफ एग्जांपल्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिससे कि आप कोरिलेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जीज को। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ बेसिकली इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक, बॉन्ड लेंथ क्या है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर और डिसिमिलर बॉन्डेड एटम्स, यानी कोई भी दो एटम हो जो आपस में बॉन्डेड हो, चाहे वो एटम सिमिलर हो चाहे वो एटम डिसिमिलर हो, चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, नो इशू। बस दो एटम जो आपस में बॉन्डेड हैं, इन नेबरिंग एटम के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, एटम टू एटम जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, नाउ दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड व्हाट? बॉन्ड लेंथ। नाउ बॉन्ड लेंथ जो होती है, now that is taken as an average distance between the nuclei of the two bonded atom. बॉन्ड डिस्टेंस एक एवरेज डिस्टेंस होता है। अब आप पूछेंगे कि एवरेज डिस्टेंस कैसे होता है, तो एक बात याद रखें कि एटम्स इन मॉलिक्यूल्स आर नॉट स्टैटिक, यानी किसी भी मॉलिक्यूल में एटम जो होते हैं वो स्टैटिक नहीं होते। स्टैटिक नहीं होते मतलब वो स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में होते हैं। ठीक है, दे आर इन कंटिन्यूस वाइब्रेशन। अब ये बात आप समझते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। जब एनर्जी कभी भी जीरो नहीं हो सकती तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी, और क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी होगी मॉलिक्यूल के पास, तो एटम्स जो होंगे वो स्टेट ऑफ रेस्ट में नहीं होंगे, स्टैटिक नहीं होंगे, वो कंटिन्यूसली स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में होंगे। मतलब ये नहीं कि उनकी वाइब्रेशन के मैग्नीट्यूड कुछ ज्यादा ही होंगे, लेकिन स्टिल द मॉलिक्यूल जो होता है उसमें एटम थोड़े बहुत क्या कर रहे होते हैं? वाइब्रेट कर रहे होते हैं। इस वजह से दो एटम के बीच का हम एक एवरेज डिस्टेंस लेते हैं कि जनरली न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस क्या होगा। और एक बात याद रखने की है कि बॉन्ड लेंथ इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, अब जो बॉन्ड लेंथ है वो ट्वाइस ऑफ द रेडियस है तब जब एक ऐसा मॉलिक्यूल हो जो कि होमोएटॉमिक हो, जिसमें एटम क्या हो? सेम हो। जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जैसे कि हेलोजन मॉलिक्यूल जो हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और इवन आयोडीन, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम सेम होंगे, तो ऐसी सूरत में बॉन्ड लेंथ जो होगा उसको बॉन्ड लेंथ को हम कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ द रेडियस, क्योंकि दोनों एटम सेम है तो दोनों एटम के रेडियस का जो हम प्लस करें या फिर रेडियस का ट्वाइस करेंगे, नाउ दैट विल बी इक्वल टू द बॉन्ड लेंथ। नाउ बॉन्ड लेंथ हेल्प अस to predict the strength of a chemical bond and the bond energy. अब बॉन्ड लेंथ हमें क्या हेल्प करता है? बॉन्ड लेंथ से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड जो है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। ये बात याद रखें कि जितना बॉन्ड शॉर्टर होगा, यानी बॉन्ड लेंथ कम होगी, उतना बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, केमिकल बॉन्ड स्ट्रांगर होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखने की है कि शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ स्ट्रांगर द बॉन्ड। ठीक है, जितना बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगी बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रांगर होगा, और बॉन्ड अगर स्ट्रांगर होगा देन हायर विल बी द बॉन्ड एनर्जी। तो फिर बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? हायर होगी। ठीक है, चलते हैं आगे। अब बेसिकली दो चार चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, जो कि फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं बॉन्ड लेंथ को। तो यहां पर मैंने चार फैक्टर जो हैं, बेसिक फैक्टर जो हैं जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं, वो डिस्क्राइब किए हैं। सबसे पहले आप देखें कि बॉन्ड लेंथ
is directly proportional to the number of shell. अब जो भी एटम बॉन्डेड है, उन बॉन्डेड एटम में नंबर ऑफ शेल्स अगर ज्यादा होंगे तो एटॉमिक साइज बड़ी होगी, तो फिर एटम टू एटम जो न्यूक्लियस डिस्टेंस होगा, जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा, तो कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा कि बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी। अब नंबर ऑफ शेल ज्यादा होंगे तो फिर आप जानते हैं कि एटॉमिक रेडियाई भी ज्यादा होगा, तो बॉन्डेड एटम जितना बड़ा एटॉमिक रेडियाई रखेंगे उतना बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। ये मुख्तलिफ एग्जांपल के थ्रू हम आगे सीखेंगे कि किस तरह से नंबर ऑफ शेल या फिर एटॉमिक रेडियाई बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करता है। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, दो एटम्स के बीच में अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, डबल कोवलेंट बॉन्ड है या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, एटम सेम है लेकिन कभी वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड हैं, कभी वो डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड हैं या कभी वो ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड हैं, तो फिर बॉन्ड लेंथ वेरी करेगी। तो याद रखें कि सिंगल बॉन्ड अगर होगा तो बॉन्ड लेंथ जो होगी वो लॉन्गर होगी, अगर मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे तो फिर बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगी। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, यानी जितने दो एटम्स के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, शॉर्टर होती जाएगी। क्यों? क्योंकि दो एटम के बीच में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे तो दो एटम की जो कनेक्टिविटी है वो उतनी स्ट्रॉन्गर होती जाएगी, कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्गर होगी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, यानी सिंगल बॉन्ड लॉन्गर होगा, डबल बॉन्ड उससे शॉर्टर होगा, ट्रिपल बॉन्ड उससे भी शॉर्टर होगा, और ये हम सीखने वाले हैं आगे काफी एग्जांपल जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। एक और चीज जो आपको याद रखने की है वो ये कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी, यानी अगर मॉलिक्यूल पोलर होगा तो पोल्स होंगे तो एक पॉजिटिव होगा और दूसरा पोल कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। तो पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है कि जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो एटम जो होंगे दे विल कम क्लोजर टू ईच अदर। जब एटम क्लोज आएंगे तो फिर न्यूक्लियस जो डिस्टेंस है, बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, वो शार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये चार फैक्टर आपको कतई तौर पे याद रखने के हैं। ठीक है, ताकि हम आगे जितने भी एग्जांपल डिस्क्राइब जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है, वो एग्जांपल समझने में आपको हेल्प मिले। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें तो ये बात थोड़ी क्लियर हो जाए कि अगर दो एटम आपस में बॉन्डेड हैं जो कि सेम है, ठीक है, सेम है, तो जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है सो कॉल्ड द बॉन्ड लेंथ, दैट बॉन्ड लेंथ विल बी द ट्वाइस ऑफ द रेडियस। ये ट्वाइस ऑफ द रेडियस तभी होगा जब एटम सेम होंगे। इन केस अगर दो एटम डिफरेंट हैं तो फिर आप जानते हैं कि दोनों एटम का रेडियस जो होगा वो सेम नहीं होगा। यानी एक एटम का रेडियस अगर हम कंसीडर करें r1 और एक एटम का रेडियस हम कंसीडर करें r2, चूंकि एटम दोनों सेम नहीं है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि जो बॉन्ड लेंथ होगी दैट विल बी द सम ऑफ रेडियस ऑफ एटम A या एटम 1 एंड द रेडियस ऑफ एटम 2। ठीक है, तो r1 प्लस r2 नाउ दैट विल बी द बॉन्ड लेंथ। ये तब होगा जब दोनों एटम डिफरेंट हो, मॉलिक्यूल होमोएटॉमिक नहीं हो, हेटेरोएटॉमिक हो। लेकिन ट्वाइस ऑफ द रेडियस बॉन्ड लेंथ की इक्वल होगा, ये सिर्फ तभी होगा जब मॉलिक्यूल की नेचर क्या होगी, होमोएटॉमिक होगी। ठीक है, तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, तो चलो देखते हैं क्या है। नाउ यहां पर मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स लिए हैं जो कि डायटॉमिक हैं, और हम सीखेंगे कि किस तरह से डायटॉमिक मॉलिक्यूल में जो है बॉन्ड लेंथ वेरी करती है और किस किस मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ क्या है। यहां पर जो बॉन्ड लेंथ जो ली गई है वो जिस यूनिट में ली गई है वो एंगस्ट्रॉम नहीं है, नाउ दैट इज अ पाइकोमीटर। तो नाउ लेट्स सी, जो एग्जांपल मैंने लिए हैं वो लिए हैं फ्लोरीन, दूसरा एग्जांपल है क्लोरीन, थर्ड एग्जांपल है ब्रोमीन और लास्ट एग्जांपल है आयोडीन। हैलोजन से आप सब जानते हैं, और पीरियोडिक टेबल में आप जानते हैं कि फ्लोरीन टू क्लोरीन, क्लोरीन टू ब्रोमीन, ब्रोमीन टू आयोडीन, हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे। अब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो फिर आप जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ क्या होगी, वो भी बढ़ेगी। तो इस बात की कंफर्मेशन कुछ यूं है कि फ्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ है वो 143 पाइकोमीटर और क्लोरीन 199 पाइकोमीटर, ब्रोमीन 228 और आयोडीन जो है 266। तो आप सिंपली देख सकते हैं कि फ्लोरीन टू क्लोरीन और फिर क्लोरीन टू ब्रोमीन एंड देन ब्रोमीन टू आयोडीन, ये बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, ये बढ़ रही है। ये बॉन्ड लेंथ क्यों बढ़ रही है, ये बॉन्ड लेंथ इस वजह से बढ़ रही है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो हैं इन हैलोजेंस में
फ्लोरीन टू क्लोरीन, क्लोरीन टू ब्रोमीन एंड देन ब्रोमीन टू आयोडीन, नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो एटम की साइज बढ़ेगी, एटम की साइज बढ़ेगी तो कनेक्टेड जो एटम्स हैं उनके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा, और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा तो सिंपली हम कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, कुछ और एग्जांपल। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर कुछ बॉन्ड लेंथ मैंने शो की हैं। ये बॉन्ड लेंथ जो मैंने शो की है वो एंगस्ट्रॉम में है, और ये बॉन्ड लेंथ है ऑफ द सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड्स। मुख्तलिफ जो एटम्स हैं उनकी कनेक्टिविटी यहाँ पर शो की गई है, तो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि किस तरह से बॉन्ड लेंथ जो है वेरी कर रही है। नाउ लुक एट द वे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, पहला एग्जांपल है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। एटम दोनों सेम है लेकिन कनेक्टिविटी सिंगल बॉन्ड भी है, कनेक्टिविटी थ्रू डबल बॉन्ड भी है, कनेक्टिविटी थ्रू ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या सीखा था कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स दो एटम के बीच में अगर बढ़े तो फिर बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, शॉर्टर होती जाएगी। नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर बढ़े तो फिर बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, शॉर्टर होती जाएगी। तो सिंगल बॉन्ड अगर कार्बन के बीच में होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ क्या है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। अगर डबल बॉन्ड है तो 1.34 एंगस्ट्रॉम, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो आप मुझे बताएंगे कि सिंगल बॉन्ड से जब हम डबल बॉन्ड की तरफ आए तो बॉन्ड लेंथ में कितना फर्क आया, यस 0.20। यही कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की तरफ हम आए, जो डिफरेंस आया है बॉन्ड लेंथ में वो आया है 0.20 एंगस्ट्रॉम। लेकिन अगर हम सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जाएं, यानी सिंगल बॉन्ड से लेकर ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जाएं, तो फिर जो बॉन्ड लेंथ में जो डिफरेंस आया है वो आप देख सकते हैं कि वो डिफरेंस आया 0.34 एंगस्ट्रॉम। तो ये बात क्लियर हो गई कि जब सिंगल से डबल में डिफरेंस जो आया है वो कम आया है, लेकिन सिंगल से ट्रिपल की तरफ गए तो जो डिफरेंस आया है वो ज्यादा आया है। ये बात अब क्लियर हो गई कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे तो फिर बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, शॉर्टर हो जाएगी। अब अगर आप पूछ सकते हैं कि कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ जो है ये आप देख सकते हैं कि ये है 1.20, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कार्बन कार्बन भी ट्रिपल बॉन्ड है, और नीचे आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन ये भी ट्रिपल बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ है 1.10। अच्छा ऐसा क्यों, यहां पर नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है, यानी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन भी ट्रिपल बॉन्ड ही है, लेकिन नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ का कम होना उसकी बेसिक वजह नाइट्रोजन का एटॉमिक रेडियाई कम होना है। क्योंकि कार्बन से नाइट्रोजन का जो एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, वो स्मॉल होता है, इस वजह से नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड जो है वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से फर्दर शॉर्टर होगा और छोटा होगा। ठीक है, इसी तरह से आप देख सकते हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड हो, तो फिर भी आप देख सकते हैं कि 1.43, 1.38, 1.16। तो जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते जा रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, अब आप देखें कि कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड जैसे मीथेन है, यह 1.10, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो सिंगल बॉन्ड है ये 1.74। यहाँ पर हाइड्रोजन का बॉन्ड कार्बन से, कार्बन की साइज थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, जैसे बिग एटॉमिक रेडिया है तो फिर बॉन्ड लेंथ बड़ी है, लेकिन हाइड्रोजन की साइज छोटी है तो उसका बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या है, शॉर्टर है। इसी तरह से आप इन तीन बॉन्ड लेंथ को कंपेयर कर सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड। सपोज अगर कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड है, हालांकि ट्रिपल बॉन्ड प्योर तो नहीं होता, इसमें एक डबल बॉन्ड है, एक डेटिव बॉन्ड है जो आपने सीखा था कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आप देख सकते हैं कि जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़े, जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़े तो बॉन्ड लेंथ देखें आप क्या हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, 1.43, 1.20, 1.13। इस तरह से नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, देन नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, देन नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते जा रहे हैं दो एटम्स के बीच में तो आप देख सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ क्या होती जा रही है, शॉर्टर होती जा रही है। एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आपको याद रखना है, वो है कार्बन हेलोजन बॉन्ड, कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन यहां पर लिखा है कार्बन ब्रोमीन, और ये कार्बन आयोडीन। तो कार्बन से कार्बन टू फ्लोरीन बॉन्ड 1.38 है, कार्बन टू क्लोरीन जो है 1.78 है। ठीक है, आप मुझे बताएं कि कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड शॉर्टर है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो है इसकी बॉन्ड लेंथ लॉन्गर क्यों है, क्योंकि फ्लोरीन से क्लोरीन की साइज बड़ी है, और क्लोरीन से ब्रोमीन की साइज बड़ी है, ब्रोमीन से आयोडीन की साइज बड़ी है, तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ रहा है। ठीक है, और साथ साथ में एक और फैक्टर भी है,
आप जानते हैं कि कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर है, उसकी कम पोलरिटी कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की है, उससे कम पोलरिटी कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड की है, और उससे कम पोलरिटी कार्बन आयोडीन बॉन्ड की है। तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो है, मैंने फ्लोरीन टू क्लोरीन, क्लोरीन टू ब्रोमीन, ब्रोमीन टू आयोडीन जो बढ़ रहे हैं, उसकी दो वजहें हैं। नंबर एक, हेलोजन का एटॉमिक रेडियस का बढ़ना, और दूसरा पोलरिटी का कम होना। पोलरिटी का क्या होना? कम होना। ठीक है, चलते हैं आगे। अब यहां पर एक और एग्जांपल मैंने लिया है बॉन्ड लेंथ का। नाउ दैट इज द बॉन्ड लेंथ इन हाइड्रोजन हैलाइड्स। अब हाइड्रोजन हैलाइड्स में एक पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द मोर पोलर इज द बॉन्ड। ठीक है, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क ज्यादा होगा उतना पोलरिटी ज्यादा होगी। अगर पोलरिटी ज्यादा होगी तो फिर बॉन्ड लेंथ जो होगी वो आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट होती जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, अब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क देखें। HF में जो फर्क है 1.9 का है। ठीक है, HCl में जो फर्क है 0.9 का है, HBr में फर्क वह 0.7 का है, HI में फर्क जो 0.4 का है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फर्क है वो फ्लोरीन टू क्लोरीन, क्लोरीन टू ब्रोमीन और ब्रोमीन टू आयोडीन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क कम हो रहा है तो फिर हम कहेंगे कि पोलरिटी कम हो रही है। पोलरिटी कम होगी तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? वो लॉन्गर होती जाएगी। और साथ साथ में फ्लोरीन टू आयोडीन अगर हम देखें तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता है, फ्लोरीन टू क्लोरीन, क्लोरीन टू ब्रोमीन एंड ब्रोमीन टू आयोडीन। तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो भी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। तो ये बात सिंपल है कि HF की जो बॉन्ड लेंथ है वो 0.92 एंगस्ट्रॉम, HCl 1.27, HBr 1.41 एंड HI 1.61। तो आप देख सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ HF टू HI वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही हैं? वो बढ़ रही हैं। अब इसकी दो वजहें हैं, एक तो हैलोजन की साइज का बढ़ना और दूसरा पोलरिटी का कम होना। ठीक है, चलते हैं आगे। एक और पॉइंट जो आज आपसे डिस्कस करनी है, नाउ दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। पहला लेक्चर जो हमारा था कि व्हाई एटम्स मेक बॉन्ड, तो हमने सीखा था कि एटम बॉन्ड बनाते हैं ताकि उसकी एनर्जी में कमी आए। सिस्टम जो स्टेबल होना चाहता है उसकी एनर्जी में कमी आए। तो याद रखो कि जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनर्जी रिलीज होती है वो उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर हम वापस मॉलिक्यूल को प्रोवाइड करें तो वो मॉलिक्यूल ब्रेकअप हो जाएगा इनटू द इंडिविजुअल एटम्स। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी जो है इज द एनर्जी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ बॉन्ड्स आइदर फॉर्म और ब्रेक बिटवीन द टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में जब एक मोल बॉन्ड बनने जाएं तो जो भी एनर्जी में चेंज आएगी, यानी एनर्जी इन हो चाहे एनर्जी आउट हो, वॉट एवर द एनर्जी चेंज अकर व्हेन वन मोल्स ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म, नाउ दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो हमेशा पर मोल पे काउंट की जाती है। तभी मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे लिखा है कि यूनिट फॉर द बॉन्ड एनर्जी इज द किलोजूल्स पर मोल। हमेशा हमेशा बॉन्ड एनर्जी पर मोल पे काउंट की जाएगी। ठीक है, एक और चीज याद रखने की है कि बॉन्ड एनर्जी में दो कंसेप्ट सामने आ रहे हैं। एक वो एनर्जी जो बॉन्ड बनने के दौरान रिलीज हुई थी, एक वो एनर्जी जो बॉन्ड टूटने के दौरान इन होती है यानी एब्जॉर्ब होती है। तभी एक वर्ड है बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी और एक वर्ड है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब देखते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी क्या है। लिखा कि एनर्जी इवॉल्व ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ बॉन्ड बिटवीन द टू एटम। यानी जब एक मोल बॉन्ड बनते हैं तो जो एनर्जी इवॉल्व होती है तो नाउ दैट एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी इवॉल्व होती है तो फिर ये प्रोसेस क्या होगा? एक्सोथर्मिक। व्हाट विल बी दैट प्रोसेस? एक्सोथर्मिक। दूसरी तरफ लिखा है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लिखा है कि एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द ब्रेकिंग ऑफ वन मोल ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम। अब यहां पर एक मोल बॉन्ड, हम दो एटम्स के बीच में जो एक मोल बॉन्ड्स हैं उसको हम ब्रेक करने जा रहे हैं। ब्रेक करेंगे तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी चाहिए होगी, तभी हमने लिखा है कि एनर्जी एब्जॉर्ब। क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है मतलब एनर्जी जो कि चाहिए ताकि हम एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करें, तो यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। एब्जॉर्ब हो रही है तो अभी हमने यहाँ पर क्या लिखा है? एंडोथर्मिक, और वी रिटन एंडोथर्मिक। ठीक है, चलते हैं नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड एनर्जी। कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड एनर्जी को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। यहां पर बेसिक तीन फैक्टर्स हैं। नंबर एक,
bond energy is inversely proportional to the bond length, bond energy is directly proportional to the number of bonds, and bond energy is directly proportional to polarity. ये बात क्लियर करके हम आगे बढ़ेंगे। याद रखो कि बॉन्ड लेंथ जितनी शॉर्टर होगी बॉन्ड एनर्जी उतनी कम होगी। ठीक है, बॉन्ड लेंथ जितनी शॉर्टर होगी बॉन्ड उतना स्ट्रांगर होगा, बॉन्ड जितना स्ट्रांगर होगा बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। दूसरा फैक्टर है बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा कि जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा होंगे, दो एटम्स के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे तो एटम की कनेक्टिविटी उतना ज्यादा क्लोज होगी, बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी, बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी तो फिर डेफिनेटली बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, वो ज्यादा होगी। इसी तरह से बॉन्ड एनर्जी पोलैरिटी से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जितना मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर होगा उतना पोल्स के बीच की अट्रैक्शन ज्यादा होगी, पोल्स के बीच की अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो फिर बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनेगा और ऐसी सूरत में बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, कुछ ऑड एग्जाम्पल हैं, कुछ सिंपली समझ जाने वाले एग्जाम्पल हैं। तो नाउ लेट्स सी, कुछ डिस्कशन में दे रहा हूँ तो नाउ लेट्स सी। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है, यानी तो हाइड्रोजन एटम के बीच का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो है इसकी बॉन्ड लेंथ है 75। ठीक है, कुछ टेक्स्ट 74 भी लिखते हैं, 75 सपोज टू बी। तो उसकी जो बॉन्ड एनर्जी जो किलो जूल पर मोल में है वो है 432। ठीक है, 432। अब आप देखिए कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है, ठीक है, उसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो 565, जबकि इसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है। इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ से इसकी बॉन्ड लेंथ बिगर है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है तो फिर बॉन्ड एनर्जी क्या हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए, लेकिन बॉन्ड एनर्जी कम हो जाने की बजाय क्या हो गई है, वो बढ़ गई है। यहां पर जो फैसला है वो बॉन्ड लेंथ नहीं कर रही, यहां पर बॉन्ड एनर्जी का फैसला मॉलिक्यूल की पोलैरिटी कर रही है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इस बॉन्ड बिटवीन द टू सिमिलर एटम, मॉलिक्यूल इज अ नॉन पोलर, जबकि HF जो है इट इज हाईली पोलर। अपोजिट पोल्स जो होते हैं हाइड्रोजन और फ्लोरीन के ऊपर, ये पोल्स एक दूसरे को स्ट्रांगली आपस में कनेक्ट करके रखते हैं। भले फ्लोरीन की साइज बड़ी है लेकिन ये चार्जेस होती हैं एटम्स के ऊपर, ये चार्जेस एक दूसरे से बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट करती हैं, इस वजह से बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन HF से अगर HCl तक आए बॉन्ड एनर्जी कम हो गई, HCl से HBr तक आए बॉन्ड एनर्जी कम हो गई, HBr से HI तक आए बॉन्ड एनर्जी आप देख सकते हैं कि ये कम हो गई। पहले 565 थी, फिर 427, 363, 295। अब आप मुझे बताओ कि HF से लेकर HI तक जो है ये बॉन्ड एनर्जी कम क्यों हो रही है, ये बॉन्ड एनर्जी कम इस वजह से हो रही है क्योंकि यहाँ पर दो फैक्टर साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, एक कि बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है और दूसरा पोलैरिटी कम हो रही है। बॉन्ड लेंथ भी बढ़ रही है और पोलैरिटी कम हो रही है, तो ये दोनों फैक्टर फेवर करते हैं कि बॉन्ड एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाए, कम होती जाए। तो मुझे आप बताएंगे कि HF, HCl, HBr, HI इन चारों में से किस मॉलिक्यूल को ब्रेक करना इजी होगा? यस, HI। HI इज द करेक्ट आंसर। ना व्हाई? बिकॉज HI जो है इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है। स्मॉलर द बॉन्ड एनर्जी, लोअर द बॉन्ड एनर्जी, इजियर फॉर अस टू ब्रेक द बॉन्ड, इतना आसान होगा हमारे लिए बॉन्ड को ब्रेक करना। इसी तरह से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड, कार्बन आयोडीन बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इसकी बॉन्ड एनर्जी है 413। इट्स ओके, 413। लेकिन CF 485, CCl 339, CBr 276, CI 240। CF बॉन्ड से लेकर CI बॉन्ड तक अगर हम देखें तो आहिस्ता आहिस्ता बॉन्ड एनर्जी कम हो रही है। तो यहाँ पर भी सेम फैक्टर है, एक तो हैलोजन का एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है और दूसरा की पोलैरिटी कम हो रही है। एटॉमिक रेडियस के बढ़ना और फिर साथ साथ पोलैरिटी का कम होना, इस तरह से बॉन्ड एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, वो कम हो रही है। इसी तरह से आप देखें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो आप मुझे बताएंगे कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की एनर्जी 347, डबल बॉन्ड 614, ट्रिपल बॉन्ड 839। मुझे बताओ कि यहाँ बॉन्ड एनर्जी बढ़ क्यों रही है? यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी इस वजह से बढ़ रही है क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं।
ठीक है, तो ये बात समझने की है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे तो फिर बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, वो बढ़ेगी। ठीक है, तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स आर हियर, तो आप देख सकते हैं फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड, फ्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड, फ्लोरीन ब्रोमीन बॉन्ड, फ्लोरीन आयोडीन बॉन्ड। आप किसी भी मॉलिक्यूल को लेकर इस बात को समझ सकते हैं कि कहां पर बॉन्ड एनर्जी कम है, कहां पर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, चलते हैं नाउ। तीन जो है पॉइंट आपको याद रखनी है कि शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। जितना बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगी, बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, एंड हायर द बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि बॉन्ड लेंथ ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स इज शॉर्टर, सो हायर द बॉन्ड एनर्जी। जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, तो ऐसी सूरत में बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, वो हाई होगी। तीसरी पॉइंट याद रखनी है कि इन पोलर बॉन्ड ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट विच रिजल्ट द हाई बॉन्ड एनर्जी। यानी अगर कहीं बॉन्ड पोलर है तो हमेशा पोलर बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, क्योंकि इसमें अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इस वजह से बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, वो ज्यादा होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।